नमस्कार विद्यार्थियों। समाजशास्त्र की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज। आज का अपना विषय है जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके। जनजातियों में जीवन साथी चुनने के अनेक तरीके प्रचलित हैं, जिनमें हम यहाँ पर अलग अलग रूप से चर्चित करते हैं। नंबर 1, परिवीक्षिक विवाह। परिवीक्षिक विवाह, इस प्रकार के विवाह में पति पत्नी को कुछ समय के लिए विवाह से पूर्व साथ रहने का अवसर दिया जाता है, जिसे वे एक दूसरे के स्वभाव को समझ सकें या यौन अनुभवों को प्राप्त कर सकें। यदि इस अवधि में दोनों पूर्ण सामंजस्य हो जाता है तो उनका विवाह करवा दिया जाता है। इस प्रकार का विवाह दारालुंग एवं कुकी जनजातियों में पाया जाता है, जहां प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर जाकर कुछ समय तक निवास करता है। इस अवधि में वे दोनों सभी प्रकार के वैवाहिक सुख प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। यदि प्रेमी या प्रेमिका का परस्पर व्यवहार निभा योग्य नहीं होता है तो वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में युवा को लड़की के माता पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ पैसे चुकाना होता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हॉवेल्स का मत है कि आदिम समाजों में विवाह में वर मूल्य प्राप्त करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना संतान प्राप्त करना। परिवीक्षक काल में लड़की की संतानोत्पत्ति की शक्ति का भी पता चल जाता है, और यदि वह गर्भवती हो जाती है तो दोनों का विवाह संपन्न करा दिया जाता है। नंबर 2, हरण विवाह। इस प्रकार का विवाह में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। इस प्रकार के विवाह में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर दिया जाता है। मैकलेलन का मत है कि उद्विकासीय क्रम में विवाह का सर्वप्रथम तरीका हरण विवाह ही था। समाज के विकास एवं नवीन कानूनों के प्रभावों से इस प्रकार के विवाह समाप्त होते जा रहे हैं, परंतु अब अभिमानात्मक हरण ही इस अवशेष के रूप में देखने को मिलते हैं। बुशमैन लोगों में अभिमन्य हरण प्रचलित है। प्रीति भोज के अवसर पर वर एवं वधू दोनों पक्षों के लोग एकत्रित होते हैं। भोज के दौरान वर वधू का हाथ पकड़ता है। ऐसा करने पर दोनों पक्षों के लोगों में युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। वर को पीटा जाता है। युद्ध के दौरान यदि वधू का हाथ वर पकड़े रखता है तो उन दोनों का संस्कार पूर्ण विवाह कर दिया जाता है। यदि हाथ छोड़ देने पर उन दोनों का विवाह नहीं हो सकता। हाथ छोड़ देने पर इन दोनों का विवाह नहीं हो सकता। अफ्रीका की बहिमा जनजाति में वर और वधू पक्षों के साथ रस्साकसी करते हैं, जिसमें वर पक्ष ही जीतता है। विजय की घोषणा के साथ ही वर पक्ष के लोग वधू को गाय की खाल में लपेटकर भगा ले जाते हैं। वधु पक्ष के लोग उसका पीछा करते हैं। बाद में उनका विवाह करा दिया जाता है। कभी कभी जब एक स्त्री के कई प्रतिद्वंदी प्रेमी होते हैं तो उसको मल्ला युद्ध होता है। जो जीतता है वही उस लड़की से विवाह करता है। नंबर 3, परीक्षा विवाह। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष के साहस और शौर्य की परीक्षा ली जाती है। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष के साहस और शौर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें खरा उतरने पर उसका विवाह करा दिया जाता है। कुछ जनजातियों में विवाह के इच्छुक युवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विवाह से पूर्व अपना पराक्रम सिद्ध करें। यदि ऐसा करने पर वे सफल हो जाता है तो उन्हें यह अधिकार हो जाता है कि वे अपनी मनपसंद लड़की से विवाह करें। गुजरात के भीलों में
शौर्य की परीक्षा एक उत्साह में भी होती है। होली के अवसर पर गोल गोमंडी नामक उत्सव मनाया जाता है। एक खंबे या खजूर के पेड़ पर नारियल या गुड़ बांध दिया जाता है। इस खंबे या पेड़ के चारों ओर गांव के कुंवारे लड़के लड़कियों दो घेरों में नृत्य करते हैं। भीतर का घेरा लड़कियों द्वारा बनाया जाता है, बाहर का घेरा लड़के द्वारा। ढोल आदि बजाए जाते हैं, नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान ही लड़के लड़कियों के घेरे को तोड़कर खंबे पर से नारियल व गुड़ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। लड़कियां ऐसा करने वाले को झाड़ू से पीटती है और काटती हैं और नोचती हैं और कपड़े खींचती हैं। इस प्रकार यदि व्यक्ति नारियल या गुड़ खाने में सफल हो जाता है तो वह उस घेरे की लड़कियों में से अपनी मनपसंद लड़की से विवाह करने का अधिकारी होता है। कुछ समाजों में निपुण एवं चतुर शिकार करने वाले व्यक्तियों को आदर्श दामाद माना जाता है। नेक्स्ट, करे विवाह। इस प्रकार के विवाह में वधू प्राप्त करने के लिए वधू के माता पिता या उसके रिश्तेदारों को कुछ धनराशि या वधू मूल्य के रूप में देनी होती है। करे विवाह का सादा यह अर्थ नहीं है कि वधू का व्यापार किया जाता है। कई समाजों में तो यह मूल्य सिर्फ दिखावे के लिए ही होता है और इससे अधिक धन तो दूल्हे को दहेज में दिया जाता है। साइबेरियन और किरियन जनजातियों में वर मूल्य का इतना अधिक है कि एकाधिक पत्नी रखना कठिन हो जाता है। ये लोग साधारणतः तलाक भी नहीं देते क्योंकि इसके बाद विवाह करने का अर्थ बड़ी मात्रा में धन राशि जुटाना, जो कि एक कठिन कार्य है। अलग अलग जनजातियों में करे विवाह होता है। नंबर 5, सेवा विवाह। वधू मूल्य को चुकाने का एक तरीका यह भी है कि दामाद अपने सास ससुर की सेवा करे, उसके बदले में उसकी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करे। सेवा विवाह क्या है? वधू मूल्य को चुकाने का एक तरीका यह भी है कि दामाद अपने सास ससुर की सेवा करे, उसके बदले में उसकी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त कर सके। इवान प्रचाइन ने 241 जनजातियों का अध्ययन किया, जिसमें से 30 में इस प्रथा का प्रचलन है। कुछ जनजातियों में विवाह से पूर्व दामाद की सेवा करनी होती है तो कुछ में विवाह के बाद ससुर के घर रहकर उनकी सेवा करनी होती है। अलग अलग जनजातियों में इस प्रकार का विवाह प्रचलित है। भारत में गोड़ा बेगा विवाह में यही प्रथा प्रचलित है। गोड़ा और बेगा में जो पुरुष वधू मूल्य नहीं दे पाता वह अपने ससुर के वहाँ सेवक के रूप में कार्य करने चला जाता है और कुछ वर्षों तक सेवा करने के बाद ससुर की पुत्री से विवाह करके घर लौटता है। गोड़ा लोगों में ऐसे व्यक्ति को लामा नाई या बेगा लामा सेना के घेराइया कहा जाता है। वह जब तक यह पैसा वापस नहीं लौटा देता तब तक उससे ससुर के घर पर ही सेवा करनी होती है। नेपाल के गोरखा श्रमिक जोना सर के खास लोगों में यहाँ खेती में श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। अवधि समाप्ति पर उसकी शादी खास स्त्री से कर दी जाती है। नंबर 6, विनिमय विवाह। वधू मूल्य से बचने का एक तरीका यह है कि दो परिवार आपस में स्त्री को लेन देन कर लें। एक भाई की शादी के बाद दूसरे परिवार में उसकी बहन दे दी जाती है। बदले में बहन के पति की बहन से विवाह करा दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और टोरंडो द्वीप समूह में यह प्रथा विशेष रूप में पाई जाती है। शोषण इंडियंस में भी यह प्रथा का प्रचलन है। साधारणतः संपूर्ण भारत में इसका प्रचलन देखा जा सकता है, परंतु असम की खासी जनजातियों में इस प्रथा का निषेध है। ऐसे विवाह में
एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, उनके अनुसार किसी भी परिवार को हानि नहीं होती। यह बिना खर्चे के पत्नी प्राप्त करने का एक तरीका है। नंबर 7, सहमति या सहपलायन विवाह। बाल विवाह प्रथा जनजातियों में साधारणतः कम ही रही है। बाल विवाह प्रथा जनजातियों में साधारणतः कम ही रही है। अधिकांश युवक एवं युवतियों की सहमति से ही विवाह होते हैं। माता पिता उनके निर्णय की पुष्टि औपचारिक रूप से कर लेते हैं। जिन जनजातियों में युवा ग्रहों का प्रचलन है, उनमें युवा युवतियाँ अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। कभी कभी माता पिता द्वारा युवक युवतियों को विवाह करने की स्वीकृति नहीं दी जाती, तो वे सहपलायन कर जाते हैं। पलायन किए हुए व्यक्ति को या तो दोनों पक्षों के बीच गांव लौट लाते हैं, या संतान होने पर वे स्वयं लौट आते हैं तो उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। चीनी जनजाति में भाई बहन का विवाह तय होता है। जब कोई साथी नहीं ढूंढा जाता तो बहन अपने प्रेमी के साथ विवाह कर सकती है, लेकिन भाई ने किसी व्यक्ति को बहन की शादी का वादा किया हो, फिर वहाँ अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, तो भाई की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है और कभी कभी तो यह आत्महत्या भी कर लेती है। अनेक जनजातियों में सहपलायन विवाह पाया जाता है। पलायन के समय यदि वह पकड़ा जाता है तो उसे जमकर पिटाई की जाती है। यदि वे गांव की सीमा में पार कर जाता है तो सुरक्षा की जाती है। संतान होने तक वह गांव के बाहर आश्रम में रहता है। बिहार की हो वह राजस्थान की भील जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है हो, इसे राजी खुशी विवाह भी कहते हैं। नंबर 8, हठ विवाह। इस प्रकार के विवाह में लड़की जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है उसके घर पर जबरन जाकर रहने लगती है। उसे वहाँ उस समय अपमान भी सहना होता है जब तक लड़के के माता पिता उसे बहू के रूप में स्वीकार न कर लें। इस प्रकार का विवाह हो ओरवा, कामरा, मुंडा लोगों में पाया जाता है। हो ऐसे विवाह को अनादर ओरवा पेंडू भी कहते हैं। अनादर का अर्थ यह है कि लड़के के माता पिता द्वारा अपमान करने पर भी वह अपने परिवार में बनी रहती है, क्योंकि उसे उस लड़के से प्रेम हो गया है। कई बार लड़की को पीटा जाता है, घर से बाहर निकाला जाता है, भोजन नहीं दिया जाता है। इस पर भी यदि लड़की दृढ़ रहती है तो उसका विवाह करा दिया जाता है। नंबर 9, दत्तक विवाह। इस प्रकार के विवाह में दामाद को गोद लिया जाता है और उससे ही पुत्री का विवाह करवा दिया जाता है। जापान में दास प्रथा है, परंतु दास का वहाँ कोई हीन अर्थ नहीं है। परिवार के दूर के रिश्तेदार को दास बनाकर रखा जाता है। बाद में उसके साथ कन्या का विवाह करा दिया जाता है। इसका एक दूसरा रूप कल्पित विवाह भी है। अफ्रीका की न्यूर जनजाति में जिस परिवार के व्यक्ति की हत्या की जाती है उसे हत्यारे द्वारा बदले में कुछ मूल्य चुकाना होता है। यह मूल्य देकर मृतक की पत्नी का यौन संबंध किसी अन्य व्यक्ति से करवाया जाता है और उनके संबंध से उत्पन्न संतान मृतक को ही संतान मानी जाती है। नंबर 10, विधवा उत्तराधिकार विवाह। इस प्रकार के विवाह में दामाद को सास या एक भाई को अपने मृतक भाई की पत्नी से या पुत्र को सौतेली माताओं से उत्तराधिकारी में विवाह कराना पड़ता है। सेमा नागा में पुत्र अपनी सगी माता को छोड़कर अन्य विधवा माताओं से विवाह करता है। ऐसे विवाह के पीछे संपत्ति पर अधिकार पाना है।
ऐसे विवाह के पीछे संपत्ति पर अधिकार पाना होता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री लोबी का मत है कि इन लोगों में स्त्री को भी संपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। जहाँ देवर विवाह प्रचलित है, वहाँ भी भाई को अपने मृतक भाई की पत्नी से विवाह कराना होता है, जैसा कि मध्य भारत में जनजातियों में प्रचलित है। गोरा जनजातियों में सबसे छोटी पुत्री के पति को, जिसे नरोमो जिसे नरोमो कहते हैं, अपनी विधवा सास से विवाह करना होता है, जिससे कि नरोमा दंपति को पारिवारिक संपत्ति प्राप्त हो सके। इस प्रकार आदिम जनजातियों में विवाह संबंधी चुने जाने के अनेक तरीके प्रचलित हैं, जो कि वहाँ की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर है। जनजातियों में विवाह न हो तो धार्मिक महत्व रखते हैं, न ही ये जन्म जन्मांतर का संबंध है। अधिकांशतः पर्यावरण में आर्थिक परिस्थितियाँ या यौन सुख की कामना ही विवाह बंधन में बांधती है। धन्यवाद विद्यार्थियों।